फिल्म की शुरुआत एक जादूगर से होती है। वो काला जादू कर रहा था। उसके पास मानव शरीर और गाय के अंग थे जिनसे वो काला जादू कर रहा था। इस समय इरमा अपनी बहन के साथ उसके पास आती है। दरअसल वो अपने चचेरे भाई को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन अपने चचेरे भाई के पारिवारिक नाम की वजह से वो कहीं और शादी करने का फैसला करती है। लेकिन इरमा ऐसा नहीं चाहती। वो अपने प्यार को पाना चाहती है, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो काला जादू ही क्यों ना हो। इधर उसकी बहन बुलंद उसे मना कर देती है और कहती है, इरमा, चलो यहाँ से, मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन इरमा ने किसी की नहीं सुनी। इरमा शमन से कहती है कि वो इस लड़के से शादी करना चाहती है, चाहे कुछ भी हो। शमन लड़की की तस्वीर को देखता है। इरमा कहती है, वो मेरा चचेरा भाई है। ये सुनकर शमन काला जादू करने से मना कर देता है और कहता है, तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। शमन के कहने का ये मतलब नहीं था। इरमा और उसकी बहन दोनों वहां से वापस आती हैं और यह दृश्य कट जाता है और हमें सालों बाद दिखाता है। इस समय हम इरमा को उसकी बहन बुलंद और उसकी माँ के साथ गैलन के घर जाते हुए देखते हैं, उसी लड़के के घर जिससे वह शादी करना चाहती थी। पता चलता है कि सालों पहले गैलन की शादी निसा नाम की लड़की से हुई थी और अब उसकी 1 साल की बेटी सोफिया थी जो अंधी थी। ये सभी लोग सोफिया का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ आए थे। उसी समय हम गैलन की माँ को देखते हैं। गैलन की माँ और इरमा की माँ दोनों बहनें हैं। हमें पता चलता है कि गैलन की माँ लंबे समय से बीमार है। यहाँ हमें पता चलता है कि न केवल इरमा बल्कि गैलन भी इरमा के प्यार में पागल हुआ करता था। उसने अपनी माँ के कहने पर निसा से शादी की, लेकिन वह अभी भी इरमा के बहुत करीब था। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि इरमा के साथ रहते हुए वह अपनी प्यारी बेटी और अपनी पत्नी के साथ अनुचित व्यवहार कर रहा था। इसके बाद गैलन उसके साथ बहुत ही बदतमीजी से पेश आता है और उसे घर जाने को कहता है। घर आने के बाद भी इरमा उसे बहुत फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन गैलन लगातार उसकी कॉल को नजरअंदाज कर रहा था। इरमा की बहन, जो इरमा के बारे में सब कुछ जानती थी, और गैलन इरमा से कहता है, अब गैलन कभी तुम्हारा नहीं हो सकता, तुम उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि उसका एक परिवार है और तुम उसके परिवार को बर्बाद कर रही हो। इरमा को वुलेन की बातों से बहुत गुस्सा आता है और वो वुलेन को डांटती है और उसे अपने कमरे से बाहर निकाल देती है। इस समय उसे वुलेन से ज्यादा गैलन पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि एक समय था जब गैलन ने उसके साथ रहने का वादा किया था, लेकिन अब जब वो सब कुछ भूल चुका था। गुस्से में इरमा गैलन के कार्यस्थल पर जाती है। वो इस समय गुस्से में थी और गैलन से अपने बच्चे को स्वीकार करने के लिए कह रही थी, लेकिन यहाँ भी गैलन उसकी बात नहीं सुनता और उसके साथ बहुत ही बदतमीजी से पेश आता है। इस समय इरमा उसे धमकाने के लिए चाकू उठाती है। इससे पहले कि इरमा उस पर हमला करती, गैलन उसे धक्का देता है और वो नीचे गिर जाता है। इस दुर्घटना की वजह से उसका काम छूट गया। गैलन खुद उसे अस्पताल ले जाता है और जब इरमा को होश आता है तो गैलन को इस सब के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। यहाँ गैलन उसे शांति से समझाता है, देखो इरमा, मैं शादीशुदा हूँ, हम अब साथ नहीं रह सकते। मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। लेकिन यहाँ गैलन अचानक क्रोधित हो जाता है और उस पर कुछ पैसे फेंकता है और यहाँ से चला जाता है। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि इरमा को भी पता चले कि वह कभी वापस नहीं आएगा। उसने अपना सब कुछ खो दिया था। वह जोर से चिल्लाता है और गैलन को नष्ट करने का फैसला करता है। दृश्य कट जाने के बाद हमें फिर से गैलन दिखाया जाता है, जो काम के बाद घर लौट रहा था। रास्ते में इमाम मस्जिद से बाहर आता है और उससे कहता है, गैलन, अब तुम्हारे परिवार से कोई भी मस्जिद में नहीं आता है। तुम्हें मस्जिद में आना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। पूजा हमारे ऊपर आने वाली सभी बुरी चीजों को रोकती है। उसके बाद इमाम एक उपहार देता है। वह बहुत थका हुआ था, इसलिए वह सो गया। सोते समय सोफिया उसके पास आई। सोफिया ने उसे धक्का दिया और यहाँ हमें दिखाया गया है कि सोफिया ने अपनी आंखें निकाल ली थीं, जिस पर वह गैलन से कहती है, पिताजी, इस बार यदि आप मुझे कोई उपहार देते हैं तो मुझे आंखें दें पत्नी। वह उसे डॉक्टर के पास नहीं ले गया और क्योंकि आज कोई उचित जांच नहीं हुई थी, सोफिया की आंखें नहीं थीं। अगले दिन छुट्टी मिलने के बाद इरमा फिर से गैलन से संपर्क करने की कोशिश करती है। पहले गैलन उसे अनदेखा करता है और फिर फोन उठाता है और उसे एक बहुत ही दुखद कहानी बताता है।
इरमा इमाम के व्यवहार पर बहुत क्रोधित होती है और गैलन को बर्बाद करने के बजाय वह गैलन को पाने का फैसला करती है। और अब गैलन को पाने के लिए उसने बहुत बुरा फैसला किया। वह वापस शमन के पास चली गई। अब वह गैलन पर काला जादू करने जा रही थी। शमन से मिलने के बाद इरमा उसे बताती है, मुझे किसी भी कीमत पर शमा चाहिए ताकि उसकी जिंदगी में कोई और औरत न हो। हालांकि इससे पहले इरमा को निसा या सोफिया से कोई दिक्कत नहीं थी। हालांकि वो सोफिया से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब गैलन के व्यवहार ने उसे इस मुकाम पर ला खड़ा किया था। वो शमान से कहती है, इस काम के लिए तुम मुझसे लड़ाई कर सकते हो, लेकिन अब मुझे गैलन सिंगल चाहिए। शमा अब भी उसे कहता है, देखो लड़की, तुम सुन नहीं रही हो, ये काम बहुत खतरनाक है। लेकिन इरमा को इसकी परवाह नहीं थी। इरमा अपने और अपनी बहन के सारे सोने के गहने शमा को दे देती है। ये देख शमा की माँ भी शमा को ये काम करने को कहती है। अपनी माँ के कहने पर शमा मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और फिर इरमा को बताती है कि इस दुनिया में कई तरह के जिन्न हैं और उनमें से एक है अनजार जिन्न, जो काफिर हैं। वो मुसलमानों से नफरत करते हैं और इन जिन्न का इस्तेमाल करके वो उन पर काला जादू करेंगे। काले जादू के लिए उसे कुछ चीजों की जरूरत थी, यानी निसा पर काले जादू का असर होगा। साथ ही काले जादू के लिए शमन को एक ताजा मरे हुए इंसान के पैर की हड्डी चाहिए जिस पर वह अपना जादू करेगा। शमन कहता है, इरमा गैलन के घर जाती है, उसकी पत्नी से मिलती है और उसके वॉशरूम में जाती है और उसके बाल और सैनिटरी पैड बांधती है। अपने काम के बाद वह जाने वाली ही थी, लेकिन गैलन उसे देख लेता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे परिवार से दूर रहो। यह सुनकर इरमा को अपने लिए और भी बुरा लगता है, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ वह जाकर ये सारी चीजें शमा को दे देती है। शमा एक इंसान की टांग भी लाया था और रात को यह काला जादू शुरू हो जाता है। शमा इरमा से कहती है, अच्छा हुआ तुम फोन लेकर आई, इसका अच्छा असर होगा। वह ब्लेड से सैनिटरी पैड को काटती है और इरमा की टांग पर गिरा देती है। उसके बाद वह कुछ काला जादू करती है और अचानक उसका घर हिलने लगता है। आखिर में जिन्न आ चुका था और जिन्न की मदद से उन्हें निसा को अपने वश में करना था। वह जिन्न से कहता है कि वह जिन्न की भाषा में बात करे और निसा को नष्ट कर दे। जिन्न उसकी बात सुन लेता है और चला जाता है और शमा इरमा से कहती है कि अगली 5 रातें निसा के लिए बेहद कठिन होंगी, जिसमें उसके सभी खून के रिश्ते मर जाएंगे और इरमा की इच्छाएं पूरी होंगी। पहली रात में हम देखते हैं कि जब निसा प्रार्थना कर रही थी, अचानक उसने गाय के अंग देखे और वह डर गई। उसके बाद निसा को ऐसा लगा जैसे किसी ने खून से भरी बाल्टी उसके ऊपर गिरा दी हो। वह डर गई और इतनी बुरी तरह चिल्लाई कि जिन्न यहाँ आ गया और जब जिन्न ने उसकी तरफ देखा तो निसा के कपड़े साफ थे और कोई खून नहीं था। वह निसा को आराम करने के लिए कहता है, निसा के कपड़े साफ थे और कोई खून नहीं था और निसा के कपड़े साफ थे 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 और निसा के कपड़े साफ थे। इरमा उससे डर जाती है। इरमा उससे डर जाती है और भाग जाती है। और रात में हम इरमा की बहन को देखते हैं और रात में हम इरमा की बहन को देखते हैं और रात में हम इरमा की बहन को देखते हैं कि इरमा की बहन और रात में हम देखते हैं कि इरमा की बहन और रात में हम देखते हैं कि इरमा की बहन और रात में हम देखते हैं कि इरमा की बहन और रात में हम देखते हैं कि इरमा की बहन अगले दृश्य में हमें दिखाया गया है। नीसा 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 अगले दृश्य में अगले दृश्य में हमें दिखाया गया है। नीसा 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 अगले दृश्य में हमें दिखाया गया है। निसा अचानक, भगवान जानता है कि उसके साथ क्या हुआ। ऐसा लग रहा था कि उसके पास कुछ था और वह गारलैंड की माँ को मारने वाली थी। वह गारलैंड की माँ से माफ़ी मांगती है और कहती है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं खुद को नहीं समझ पा रही हूँ। इससे पहले कि कुछ और गलत हो, निसा किसी से मदद लेने का फैसला करती है
और जब वह बाथरूम में जाती है और उस जार को उठाती है जिसमें उसने अपनी उल्टी से निकले कीड़ों को डाला था, तो वह यह देखकर हैरान रह जाती है कि उसमें कोई कीड़ा नहीं बचा था। दूसरी ओर गारलैंड की माँ, जो चल भी नहीं सकती थी, हमें दिखाती है कि वह रसोई में आती है और गर्म भोजन से भरा बर्तन उठाती है और उसे अपने ऊपर डाल लेती है। निशा, जो अभी अभी बाथरूम से बाहर आई थी, यह सब देखकर चिंतित हो गई, क्योंकि अब गारलैंड की माँ के शरीर पर बड़े बड़े कीड़े पड़ चुके थे। उसका शरीर जल चुका था और कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। तीसरी रात को हमें दिखाया जाता है कि यह गारलैंड की माँ का अंतिम संस्कार था और हर कोई यहाँ था। अंतिम संस्कार में निशा अचानक नियंत्रण खो देती है। एक इकाई उस पर कब्जा कर लेती है और इस स्थिति में वह गारलैंड की माँ के शव को उठाती है और उसे फेंक देती है। यह देखकर हर कोई डर जाता है, सिवाय इरमा के, जो जानती थी कि यहाँ क्या हो रहा है, और वह यह सब देखकर खुश थी। दिखाया गया है कि इमाम भी यहाँ आए थे। निशा की हालत देखकर वे समझ जाते हैं कि किसी ने निशा को अपने कब्जे में ले लिया है। इमाम को अब समझ में आता है कि किसी ने जानबूझकर निशा के पास एक दुष्ट जिन्न को बुलाया था। दिखाया गया है कि अपनी माँ के अंतिम संस्कार के बाद जब गारलैंड सोने जाती है तो उसे भी अजीब सपने आ रहे हैं। वह बहुत डरी हुई थी। उसने सपने में देखा कि वह मर चुकी है और उसके आसपास बहुत सी औरतें हैं। वह डर गई और इमाम के पास गई। इमाम को सारी बात बताने के बाद इमाम जवाब देते हैं, मैंने पहले ही निशा को देखा था और जानता था कि वह एक दुष्ट जिन्न की हिरासत में है। उसका नाम अनासार है। अनासार एक जिन्न है जो बहुत शक्तिशाली है। वह मुसलमानों से नफरत करता है, इसलिए लोग उसका इस्तेमाल काले जादू में करते हैं। इमाम कहते हैं, निशा का इलाज किया जाएगा। गारलैंड, चिंता मत करो। जिन्न कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अल्लाह सबसे शक्तिशाली है और अल्लाह से मदद मांगते हुए हम निशा को ठीक कर देंगे। वे गारलैंड को निशा के लिए पवित्र जल देते हैं। दरअसल उसे गारलैंड की माँ की आत्मा डरा रही थी। ऐसे में गारलैंड उसके करीब आता है और उसे काबू में करता है। वो उसके सिर पर पवित्र जल डालता है। इस वजह से निशा को बहुत दर्द होता है। उसकी हालत देखकर गारलैंड को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि अब गारलैंड के पास उसकी बेटी और बीवी के अलावा कोई नहीं था। वो निशा को प्यार से यहीं सुलाता है और पुराने पार्क में चला जाता है, लेकिन उसके जाते ही रेडियो बंद हो गया और जिन्न ने निशा को बुरी तरह जकड़ लिया। अब उसकी आंखें भी अजीब हो गई थीं। उसके होंठ, दांत काले हो गए थे और वो खुद भी जिन्न जैसी लग रही थी। सीन कट होने के बाद हमें इरमा की माँ दिखाई जाती है, जो गारलैंड की माँ की बहन थी। गारलैंड की माँ की मौत के बाद वो भी बहुत डरी हुई महसूस कर रही थी। आज उसे भी किचन में किसी चीज से डर लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाती है। वो पागलों की तरह किचन के बर्तन तोड़ देती है और उन्हीं बर्तनों के कांच खाते हुए वो भी यहीं मर जाती है। इरमा अपनी माँ की मौत से बहुत परेशान थी। वो जानती थी कि उसने जो जादू किया था उसका कहीं न कहीं उल्टा असर हो रहा था। कुछ बुरा होने से पहले वो अपनी बहन को सच बता देती है कि हाँ, उसने शमां की मदद ली थी। उसने शमां को जादू करने को कहा था, लेकिन शमां ने कहा था कि इस जादू के बाद सारी मौतें निशा के घर पर होंगी। निशा के खून के रिश्ते मरेंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। यहाँ मेरे खून के रिश्ते मर रहे हैं, जैसे मेरी माँ और उसकी बहन, और अब जो बची वो उसकी बहन थी। ये सुनकर वो भी काफी डर गई थी। वो अब इरमा को उससे दूर ले जा रही थी, लेकिन इरमा उसे कहती है, मेरी बात सुनो, मेरा विश्वास करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। सीन कट होने के बाद हम दूसरी तरफ गारलैंड को देखते हैं, जिसे आज निशा को इमाम के पास ले जाना था। इमाम ने उससे कहा था कि चिंता मत करो, अल्लाह हमारी मदद करेगा और हम कामयाब होंगे। गारलैंड भी जवाब में सिर हिलाते हुए निशा को उसके घर ले जाने के लिए जाता है। सच्चाई सुनते ही गारलैंड का मूड खराब हो जाता है। अब आज काले जादू की 5वीं रात थी और यह सब पर बहुत भारी पड़ने वाला था। यहाँ दिखाया गया है कि इरमा सब कुछ रोककर शमन से मिलने जा रही है, लेकिन अचानक उसकी बहन बूलन इरमा पर कब्जा कर लेती है और उस पर हमला कर देती है। इरमा वहां से भाग जाती है और बूलन भी बाहर आ जाता है। वह अब इरमा के बहुत करीब आती है और उससे कहती है, देखना, आज मैं भी मर जाऊंगी। इतना कहते ही वह पेड़ पर चढ़ गई। उसके बाद वह पेड़ की शाखाओं में फंस गई और अचानक वह पेड़ से कूद गई।
इस वजह से उसके बालों के साथ साथ उसके सिर के बाल भी झड़ गए और वह बहुत बुरी तरह मर गई। यह सब देखकर इरमा पागल हो गई थी। वह जल्द से जल्द शमा के पास जाना चाहती थी और इन सब चीजों को रोकना चाहती थी, ताकि कम से कम उसकी जान तो बच जाए। दूसरी ओर हम देखते हैं कि इमाम साहब ने निसा का भूत भगाना भी शुरू कर दिया था। जैसे जैसे मुसलमानों की पवित्र किताब यानी कुरान का जिक्र बढ़ता है, इरमा की हालत लगातार बिगड़ती जाती है। जिन लोगों ने उस पर कब्जा किया था वे यहाँ नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं और यहाँ मौजूद सभी लोगों पर हमला कर उन्हें मार देते हैं। उसका शरीर बिखर जाता है, उसकी हड्डियाँ टूट जाती हैं, उसकी कमर टूट जाती है और इसी तरह उसका पूरा शरीर टूट जाता है और वो भी बुरी तरह यहाँ मरती है। यहाँ मस्जिद में बहुत से लोगों को मारने के बाद निसा ने गैलन को भी पकड़ लिया था। गैलन को मारने से पहले यहाँ के इमाम ने उसे बेहोश कर दिया था, लेकिन बेहोश करने के बाद भी ये लोग देखते हैं कि यहाँ सब बुरा हो रहा था और फिर इमाम की नज़र सोफिया पर पड़ती है, यानी निसा की बेटी पर। और सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि जो जादू इरमा ने निसा पर किया था वो जादू निसा पर नहीं बल्कि सोफिया पर हुआ था। और इसकी वजह ये थी कि इरमा ने बाथरूम से जो सैनिटरी पैड और बाल उठाए थे वो निसा के नहीं बल्कि सोफिया के थे। इसकी वजह से इरमा का परिवार भी शामिल हो गया था। यहाँ सोफिया गैलन को मारना शुरू कर देती है, जिस पर गैलन उससे माफी मांगता रहता है, लेकिन सोफिया नहीं सुनती और अपने डैड को बेरहमी से मार देती है। इधर जब इमाम निसा को छोड़कर सोफिया को भगाता है तो यह भूत भगाने का काम करता है और जिन्न सोफिया को छोड़ देते हैं। अगर इन लोगों को पता होता कि सोफिया पर वाकई जादू हुआ है तो वे बहुत से लोगों को बचा पाते, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत से लोग पहले ही मर चुके थे। कहानी के आखिरी सीन में हमें दिखाया गया है कि निसा जिंदा है लेकिन बहुत बुरी हालत में है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और सोफिया उसके पास आई है। सोफिया की हालत अभी भी खराब थी। उसका भयानक चेहरा बता रहा था कि जिन्न अभी भी उस पर हावी है और अब वह अपने सबसे करीबी और आखिरी खून के रिश्तेदार यानी अपनी मां को मार डालेगी, जिसके साथ इस फिल्म की कहानी खत्म होती है।